देश के जवान रहे, देश में सेना में अपनी सेवा दे चुके कमलेश यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और ये समाजवादी पार्टी में वर्तमान में सैनिक प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष के पद पर है। जानने का प्रयास है कि आखिरकार सेना में जब सेवा दे रहे थे उसके बाद क्या जरूरत आन पड़ी कि समाजवादी पार्टी की तरफ ये गए, और चाहते तो किसी और दल में भी जा सकते थे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जानने का प्रयास करूंगा कि किसान धरने पर बैठे हैं, क्या इनकी राय है, क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जो आपने कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया है। सर्वप्रथम मैं सब दर्शकों को जय हिंद कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपके जो नया चैनल आपने लॉन्च किया है आप तक उसको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपका चैनल आसमान के शिखर तक पहुँचे। और आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी, निष्पक्ष और राष्ट्र और समाज के हित में कार्य करें और अपने चैनल को और ऊपर तक लेके जाएं। ये करने में आपको शायद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको धमकियां भी मिल सकती हैं, आपको जान माल का नुकसान भी हो सकता है, परंतु दृढ़ निश्चय से, साहस से आप अपने कार्य को करते रहें और समाज और देश के साथ में एक ऊंच कोट का पत्रकारिता पेश करें। जी, आपका धन्यवाद। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों पर, देश के लोगों की उम्मीदों पर हम और हमारा चैनल खरा उतरेगा। और आप शुरुआत करते हैं चर्चा के साथ। कहीं ना कहीं आप देश में सेवा दे कर चुके थे, देश की सेवा, फिर राजनीति में कैसे शुरुआत हुई आपकी, कैसे आप पार्टी ज्वाइन की आपने, थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं 28 साल देश की सेवा करने के उपरांत राजनीति से पारिवारिक पहले से जुड़े हुए हैं हम। विचारधारा समाजवादी हमारी सबकी थी, परंतु सेना में रहते हुए एक प्रोटोकॉल के तहत हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देश का सैनिक सभी का होता है, वो किसी पार्टी विचारधारा का नहीं होता है। जहाँ तक सवाल आपका है कि आपने राजनीतिक पार्टी में समाजवादी पार्टी को ही चुना है, उसका कई कारण हैं। सबसे पहले हमारे आदरणीय नेताजी जो रक्षा मंत्री बने, उन्होंने हमारे सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, उस टाइम पे माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने थे। उससे पहले जो भी वार हुए, सन 62 का, सन 71 का, तब हमारे सैनिक का जो बॉर्डर पे शहीद होते थे, उनका पार्थिव शरीर हमारे परिजनों तक, गांव तक या घर तक नहीं पहुंचता था। जब रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह जी बने, उन्होंने ये सब व्यवस्था देखी कि ये ठीक नहीं है, हमारे जवान ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उनको शहीद होने पे सम्मान नहीं दिया जाता है, तो उन्होंने तत्काल इस कानून को लागू किया। उसके उपरांत जब भी शहीद होता है कोई जवान बॉर्डर पर, तो वो सम्मान के साथ उसके परिजनों तक पहुंचता है। सम्मान देने का काम किया है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब और एसएसपी साहब उस परिवार से जाके मिलते हैं और सम्मान के साथ उस जवान की अंत्येष्टि होती है और परिवार को सम्मान के साथ देखा जाता है। ये हमारे नेताजी का किया हुआ है, ये उपकार है हमारी सेना के ऊपर। तो उस उपकार को हम आप मान के चलिए, उसको उपकार के बदले हम उनके विचारधारा से उनकी पार्टी में ज्वाइन किया है। अच्छा, देश ये जानना चाहता है कि हमसे भी जानना चाहता है और आपसे भी जानना चाहता है। कहीं ना कहीं आप देश की सेवा कर चुके हैं और जवान भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे आपसे। नौजवान हैं और सबसे कम उम्र में भर्ती होने वाली अगर कोई प्रक्रिया है तो वो आर्मी है। 17.5 17.5 साल की उम्र में लोग आर्मी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो अग्निवीर योजना है, उस योजना को आप कैसे देखते हैं, ये आपसे पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि आप देश के जवान रह चुके हैं। थोड़ा प्रकाश डालिए अग्निवीर योजना।
देखिए, अग्निवीर योजना जो मौजूदा सरकार है, इसने 2022 में लेके आई है और हम 2017 में रिटायरमेंट हो गए थे। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, उसके हिसाब से अग्निवीर योजना हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक साबित होगी, क्योंकि जो जवान 17 साल या 17.5 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र तक सेना में जाता है, तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके, सब कुछ छोड़ के सेना में जाता है और वो जवान इस चीज से आश्वस्त होता है कि हमारा परिवार और हमारा जीवन सुरक्षित है। जरूरत पड़ने पर हम माँ भारती के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर देंगे। इसलिए जब वो सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए सेना में जाएगा, तो वो उसका जो लाइफ है वो पहले से ही सुरक्षित नहीं है, फैमिली की लाइफ सुरक्षित नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तो वो जब जवान खुद सुरक्षित अपने असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, तो वो देश की सुरक्षा किस हिसाब से कर पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। बात आती है युवाओं की, नौजवानों की। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि युवाओं की भागीदारी को लेकर के आप फौजी हैं, क्या सोचते हैं कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? देखिए, चुनाव 2024 का आने वाला है। चुनाव इस देश में आते हैं, जाते हैं, चलते रहेंगे। जहाँ तक सवाल आपका युवाओं का राजनीति में आने का है, बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में युवाओं को, और पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, सिर्फ इस उद्देश्य से कि हम समाज की और देश की सेवा कर सकें। अगर आप सच्चे मन से और समाज और देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आना चाहिए। और आना इसलिए चाहिए कि आगे चल के इस देश का भविष्य तो युवा ही है। अगर युवा आगे नहीं आएगा, पढ़ा लिखा युवा अगर युवा आगे नहीं आएगा, तो आप ये मान के चलिए कि कल को आपके ऊपर, पढ़े लिखे युवाओं के ऊपर अनपढ़ लोग राज करेंगे। तो इसलिए आना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये सोच के नहीं आना चाहिए कि मैं इसमें अपना आके कैरियर बनाऊंगा, मैं अपना यहाँ के धन कमाऊंगा। नहीं, आप सिर्फ समाज सेवा के लिए और देश सेवा के लिए आना चाहिए। राजनीति बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन समाज सेवा और देश सेवा के इरादे से। पंचायती राज के बारे में बात करना चाहूंगा। पंचायती राज काफी समय से लागू है। मैं जानना चाहता हूँ इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। आज लोग जानना चाहते हैं पंचायती राज के बारे में, आप क्या? देखिए, पंचायती राज उस समय से शुरू है देश में जब हमारा आपका जन्म भी नहीं हुआ है। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पंचायती राज को शुरुआत की थी, और उनका उद्देश्य था कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनमें जो देश की 70% जनसंख्या बसती है, उनको हम डेवलप करें और वहाँ विकास करें। इसलिए उन्हें पंचायती राज की शुरुआत की। परंतु पंचायती राज चलता रहा। 1992 में कुछ अमेंडमेंट के साथ संविधान में अमेंडमेंट किया और पंचायतों को और अधिकार दिए और धन ज्यादा देने की व्यवस्था बनाई। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, उसके बावजूद भी हमारे गांवों में जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदल पाई। अगर सभी पंचायतों में ईमानदारी के साथ काम हुआ होता, सच्चाई के साथ काम हुआ होता, तो शायद आज भारत के गांवों की तस्वीर देखने योग्य होती। अब कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अब जब युवाओं की बात हो गई है, पंचायती राज विभाग की बात हो गई है, रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को और रोजगार को? कहीं ना कहीं रोज आपके पार्टी के नेता या तमाम लोग रोजगार पर सवाल उठाते हैं। हाल ही में एक पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ है कल, और उसमें खबर ये आ रही है कि उसका पेपर लीक हो गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोजगार से दूर दूर का नाता नहीं है। वो कभी भी रोजगार के पक्ष में, सरकारी रोजगार के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। उन्होंने जब से सत्ता में हैं,
नौकरियां खत्म करने का काम किया है। आप किसी भी संस्था को देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन करने के ऊपर आबादा हैं। और कहाँ पे नौकरी है, युवा सब बेरोजगार घूम रहा है। जो नौकरी थी उनको भी समाप्त कर दिया उन्होंने। कल आपका जो पुलिस का एग्जाम था, उस एग्जाम के भी पेपर लीक हो गए हैं। उसके बाद में अब बताइए, आपने पूरे कार्यकाल में एक एग्जाम कराया है और उसको भी ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाए हैं, तो आप कहाँ से रोजगार दे लेंगे? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी रोजगार हमारे नए युवाओं को दे सकती है। वो तो सिर्फ सिर्फ जुमलाबाजी कर सकती है और झूठ की राजनीति कर सकती है, धर्म की राजनीति कर सकती है। समाज के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं। किसान अभी धरने पर है और किसान की बात मैं आपसे कर ले रहा हूँ संक्षेप में, क्योंकि फिर ज़्यादा वार्ता लंबी हो जाएगी। किसान आज आंदोलन करने के द्वारा बाध्य है, दिल्ली में धरना पर बैठे हुए। आखिरकार क्या ज़रूरत आन पड़ी? पहले 750 किसान की जान गई और उसके बाद सरकार ने अपने फैसले बदले थे, और इस बार क्या लग रहा है आपको कि चुनाव के अहम वक़्त किसानों का आंदोलन करना, क्या क्या मैसेज है? किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान और जवान का नाता है। किसान का ही बेटा जवान है। हम भी किसान के बेटा हैं। सरकार को जो किसान की मांगे हैं उनको मानना चाहिए था। जब इससे पहले जब किसान सड़कों पर बैठे थे 9 महीने तक, और कई किसान शहीद हुए हैं, कई लोग 7-8 महीने तक परेशान हुए हैं, खाने के लिए, पीने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उन्होंने उठाई हैं। उसके बाद में सरकार ने इसके ऊपर बातचीत की और बातचीत के बाद में बोला कि आपकी जो मांगे हैं हम मान्य करेंगे, आप जो चाहेंगे हम इसी प्रकार का कानून बनाएंगे। और इसको आश्वस्त करके किसानों को इन्होंने वापस भेजिया अपने घरों के लिए। और उसके बाद में लगभग 1 साल बीत चुका है, उन्होंने वो उनकी मांगे किसानों की नहीं मांगी सरकार ने, तो दोबारा से किसान फिर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। कमलेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, जिला अध्यक्ष जैसा सम्मानित पद आपको दिया है, और जब बात इटावा लोकसभा की आती है तो कहीं ना कहीं इटावा में आपकी लोकसभा सीट भी नहीं है, विधानसभा भी सदर जो है वो आपके पास आज नहीं है, आप जिला अध्यक्ष आपको नामित किया गया है। कैसे जिताएंगे पार्टी को, और स्थिति क्या रहेगी? क्या इस बार आपकी पार्टी इटावा में अपना गढ़ बचा पाएगी? क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मुझे पार्टी ने सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया। मैं सिपाही हूँ पार्टी का। और जहाँ तक बात पार्टी की जीतने की है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इटावा की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। पिछली चुनाव में कुछ पारिवारिक मतभेदों की वजह से, कुछ केडर की गलतियों की वजह से ये सीट जीतते जीतते हारी थी। इस बार मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये सीट समाजवादी पार्टी की हो। ये सीट नहीं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 का आंकड़ा पार होगा और समाजवादी पार्टी एक अच्छी जीत की ओर अग्रसर होगी। कैसे अच्छी जीत जीत कर पाएंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य की कलह देखने को मिल रही है, इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। पल्लवी पटेल वो नाराज है, जयंत चौधरी वो आपसे दूर चले गए, मायावती आपके साथ गठबंधन में आई नहीं, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। तमाम जो घटनाक्रम है वो आपके खिलाफ है, और आप कह रहे हैं कि अकेले जीत जाएंगे आप 50 सीट। देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं, और ये पूरे देश का गठबंधन था। हम बात आपसे उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की अच्छा, जयंत चौधरी का जाना नहीं लगता आपको नुकसान होगा? जयंत चौधरी का जाना नुकसान होगा, मैं मानता हूं। नुकसान तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है, परंतु जयंत चौधरी ने कुछ कारणवश उन्होंने अपने गठबंधन को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में मिले हैं। कह रहे वो तो किसानों की पार्टी, सबसे ऐतिहासिक पार्टी है भाजपा, और बोले भारत रत्न दे दिया चौधरी चरण सिंह जी को। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। उनको पहले दे देना चाहिए था। वो देने के काबिल हैं और उनका अधिकार बनता है। लेकिन जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की किसानों को हितैषी कह रहे हैं अगर जयंत जी, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर हितैषी कह रहे हैं तो फिर किसानों की बात क्यों नहीं मान लेते हैं? वो भी तो किसान के बेटे हैं जयंत जी। अगर जयंत जी किसान हैं और किसान के नेता हैं, तो उनको आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ में होना चाहिए, जहां किसान खड़े हुए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आपका, आपके चैनल का शुभकामनाएं। कमलेश यादव थे इटावा से सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष और उन्होंने बहुत बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि देश का जवान और किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। ये बात मैं भी दावे के साथ मानता हूँ और देश के लोग भी मानते होंगे कि देश का जवान और किसान खुशहाल होना चाहिए और जो भी माँगे हैं वो इन्होंने कहा कि सरकार को उनकी माँगे मान लेनी चाहिए। आखिरकार ये तो वक़्त तय करेगा कि सरकार कब माँग मानेगी, कब माँगे नहीं मानेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब तो चुनाव बिल्कुल ये मान लीजिए अंतिम पड़ाव पर है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और नेता आएँगे, अपने-अपने वादे करेंगे, दावे करेंगे, कहते हैं कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, नहीं बदलती है तो वो देश के लोगों की तस्वीर और देखना होगा कि इस बार कितना बदलाव होता है, कितना नहीं होता है। इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ आशित कुमार।